आगे चलते हुए अब बात आ गई है फैराडेज लॉज की। फैराडे लॉ में दो लॉज हैं। पहला लॉ हमें ये बताता है कि mass of a species deposited is directly proportional to the current and time required या time the current was passed for। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्वांटिटी ऑफ ए स्पीशी डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट और जो टाइम जिसके लिए वो पास किया गया है। अगर आप यहाँ से इसे हल कर लें और प्रोपोर्शनैलिटी लगा लें तो यहाँ पे Z इंटू सी इंटू टी आ जाता है। Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बहुत ही सादा कानून है ये। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर आप 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड पास करें तो जो क्वांटिटी ऑफ स्पीशी डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड होगी उसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। और अगर आपने 1 फैराडे करंट जो कि होता है 96,500 कूलम वो पास किया है फॉर 1 सेकेंड, तो अब जो क्वांटिटी डिपॉजिट होगी उसे आप ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में मैंने बताया था कि फैराडे लॉ से बड़ी ज़्यादा रिलेटेड है और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका भी बताया था कि आयंस अगर मोनोवेलेंट आयंस हैं तो वो उनका 1 ग्राम इक्विवेलेंट उनके मोलर मास के बराबर ही होता है। डाइवेलेंट आयंस के लिए बटा 2 कर दें, ट्राइवेलेंट आयंस के लिए बटा 3 कर दें। तो बड़ा खूबसूरत लॉ है फैराडे लॉ। पुराने वक्तों में आप अंदाजा लगाएं कि आज से 20 साल पहले ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता था, अब सिर्फ BSc में ही रह गया। अच्छा, आगे चलते हैं। फैराडे का दूसरा कानून, उसमें वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक सीरीज में मुख्तलिफ सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं और आप उनमें से करंट गुजारते हैं तो हर इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोलाइट से आयंस डिपॉजिट होंगे दे विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसी बात को, ये तो एक सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट था उसके लिए बात हुई है, वो कहता है कि अगर बहुत सारे सॉल्यूशन भी हों दे आर इन सीरीज तो हर एक में आप करंट गुजारेंगे तो जो क्वांटिटी ऑफ स्पीशी डिपॉजिट होगी वो उसके ग्राम इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ से वो कहता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मौजूद हैं, दो हैं, एक है कॉपर और एक है सिल्वर, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि असल में इसी बात को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है उस तरफ, तो यहाँ से ही नतीजा भी निकल सकता है। अगर आप यहाँ पर जो वेट डिपॉजिट हो रहा है, अगर आप दो चीज़ों के लिए ले लें, फॉर एग्जांपल कॉपर और सिल्वर दोनों सीरीज में पड़े हुए थे, दोनों के सोल्यूशन कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ था, तो आपको जो मैस मिल रहा है कॉपर का उसकी रेशो सिल्वर के मैस के साथ अगर आपने निकालनी है तो वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर आ जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अगर आप कॉपर के लिए इक्वेशन बनाएंगे W इज इक्वल टू Z इंटू सी इंटू टी, और यहाँ पर भी Z इंटू सी इंटू टी, सी और टी क्योंकि दोनों के लिए सेम है वो आपस में कट गए हैं और Z की रेशियो आ गई है, और Z जब आप 1 फैराडे करंट गुजारते हैं तो वो बराबर हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट के। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेशियो आ जाएगी। बहुत आसान सा सादा सा कानून है। आगे चलते हुए अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर की। ट्रांसपोर्ट नंबर जो है ना वो एक और कंसेप्ट है, इसकी बेस हमें हिटॉर्फ ने दी है ट्रांसपोर्ट नंबर, और ट्रांसपोर्ट नंबर को मालूम करने के लिए भी हम हिटॉर्फ्स मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर में वो कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय एन आयन, टोटल करंट का कितना हिस्सा वो कैरी कर रहा है एक आयन, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। फॉर एग्जांपल कैटाइन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो कैटाइन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो टोटल वेलोसिटी है, और इसी तरीके से एनाइन का जो वो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो एनाइन ओवर टोटल वेलोसिटी जो भी है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। देखा ये गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर और एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर ये अगर आप ऐड कर दें तो ये 1 के बराबर होता है। यहीं से ट्रांसपोर्ट नंबर से मैं आपको वो सॉल्ट ब्रिज का मामला क्लियर करा दूं। वहां पर ना एक सवाल पूछता है, कई दफ़ा लोग पूछते हैं कि जनाब आपने पोटाशियम नाइट्रेट ही क्यों रखा हुआ है या पोटाशियम क्लोराइड ही क्यों रखा हुआ है आपने साल्ट ब्रिज के अंदर डालने के लिए। तो उसका रीज़न भी ट्रांसपोर्ट नंबर से ही है। जो पोटाशियम और नाइट्रेट हैं इनका ट्रांसपोर्ट नंबर काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, और इसी वजह से जब ट्रांसपोर्ट नंबर सिमिलर होंगे ना तो दोनों तरफ इक्वल करंट पैसेज होगी। यहाँ से आउट ऑफ दी वे परे जाकर बता रहा हूँ कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि जब करंट बह रहा है तो कैटाइन और एनाइन इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हों। तो ये बात हमें ट्रांसपोर्ट नंबर से पता लगी। इसी तरीके से अमाइनो एसिड वाले चैप्टर में
कई दफ़ा ना ऐसे हमें लगता है कि जो ज़्विटर आयन है ना वो 100% बन जाता है, ऐसा नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड बेसिसिटी का लेवल कोई और है, वो हाइड्रोजन देने की सलाहियत उसकी कुछ और है, अमाइनों की हाइड्रोजन लेने की सलाहियत कुछ और है। तो 100% COOH नेगेटिव में चला जाएगा और NH2NH3 पॉजिटिव में चला जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम कंडीशंस टू कंडीशंस, और इसी के लिए एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नामी टर्म जो है वो अमाइनो एसिड में डिवाइस की गई है। अच्छा, तो ये तो दूर परे की बात थी। फिलहाल यहाँ पर हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट नंबर का सम जो है वो 1 है। जब सम 1 है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर कैटाइन का जो है वो ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन से इनवर्स रिलेशन में चल रहा है। अगर कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ेगा तो एनाइन का कम हो जाएगा, एनाइन का बढ़ेगा कैटाइन का कम हो जाएगा, क्योंकि जवाब ने तो बाहर कैफ 1 ही रहना है। सही होगा जी बात। तो ये उम्मीद है कि आपने ये फोकस कर लिया होगा, पता लग गई होगी बात। अब ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसके बारे में बात करते हैं। जी जनाब, तो हमने लिख लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। सबसे पहले है नेचर ऑफ आयन, आयन का साइज जो है, आयन का चार्ज जो है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आमतौर पर देखा गया है कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना साइज ज़्यादा होता है उतना ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो कम हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नेचर ऑफ अदर आयन ये हमने पहले ही फाइनल कर लिया है कि अगर कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ेगा तो एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर कम हो जाएगा। हाइड्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम मदद ले सकते हैं। वो जो रिलैक्सेशन इफेक्ट था या एसिमेट्रिक इफेक्ट, पर्टिकुलरली कि एक आयन अपने इर्द गिर्द काउंटर आयन से रिलेटेड होता है, बिल्कुल इसी तरीके से वो सॉल्वेंट के साथ भी रिलेटेड होता है, जिसकी हमने सॉल्वेंट की रेजिस्टेंस की बात की थी। तो जितना कैटाइन की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ना, या हाइड्रेशन ज़्यादा होगी कैटाइन की एनाइन की, उतना ही फिर उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट नंबर कम क्यों हो गया? क्योंकि वो हाइड्रेटेड है, वो सॉल्वेटेड है, उसे पानी ने घेरा हुआ है, उसकी मूवमेंट मुश्किल है, उसमें सॉल्वेंट रेजिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कम हो जाता है। सही हो गई जी बात। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की बात करें तो आमतौर पे वो कहता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर कंसंट्रेशन बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, एक खास हद के बाद ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर तो जाहिर बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ट्रांसपोर्ट नंबर भी बढ़ेगा। तो ये इफेक्ट्स हो गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर, इनको आपने देख लेना है। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं कि अगर आपको ईएमएफ ऑफ गैल्वानिक सेल मालूम करनी पड़ जाए, जो कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो टोटल सेल की ईएमएफ थी वो निकाली थी, तो वो अगर आपको मालूम करनी पड़ जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। वो कहता है कि 3 तरीके हैं आपके पास, और 3 तरीकों में सबसे पहले तो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका एफएससी में भी जिक्र है। प्लाटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके उसमें आप HCl के 1 मोलर सोल्यूशन में उसे डालते हैं और हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर पर पास करते हैं। इस सेल के पोटेंशियल को आपने 0 मान लिया है और आर्बिट्ररीली 0 मान लिया, और इसकी बेस पे बाकी सब का रिडक्शन पोटेंशियल आप मालूम कर लेते हैं, जैसा कि आपको एफएससी की बुक के अंदर डिटेल में मिल जाता है। जिंक के लिए वैल्यू -0.76 आती है, कॉपर के लिए +0.34 आती है, फ्लोरीन के लिए वैल्यू +2.87 आती है, क्लोरीन के लिए +1.36 है, और इसी तरीके से बाकी सब की वैल्यू भी लिखी होगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अलावा आप वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्टर्न एंड स्टैंडर्ड सेल जो है इसके अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मरकरी और मरकरी सल्फेट और कैडमियम सल्फेट को। और तीसरा वेरी फेमस, जिसका नाम हमारे एनालिटिकल के असातिज़ा कराम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलमल इलेक्ट्रोड को कैलमल मरकरी की वजह से कहते हैं, Ag2Cl2 और KCl ये अंदर कंपोजिशन है। कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो ईएमएफ है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 नहीं है, वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। 0.1 नॉर्मल KCl के लिए, 1 नॉर्मल KCl के लिए और सैचुरेटेड KCl के लिए अलग अलग वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। वाल1 +0.44 है फॉर सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन। ये हो गई बात कि आप किस तरह मालूम कर सकते हैं ईएमएफ। इसी तरीके से आप मालूम कर सकते हैं पीएच मालूम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीएच इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोइन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ग्लास इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में आजकल थोड़ी सी अच्छी लैब हो तो उसमें ईजीली मिल जाता है, जिसे आप वो पहले बफर्स के साथ चेक करते हैं और बाद में उससे आप पीएच मालूम कर लेते हैं। कॉमन प्रैक्टिस है जी ये। तो ये सारी बातें करने के बाद अब हम जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ, और गिब्स फ्री एनर्जी कैसे हमारी मदद कर सकती है ये पता करने में कि रिएक्शन के अंदर कितनी एनर्जी। नॉन एक्सपेंशन वर्क, याद होगा आपको मैंने कहा था कि गिब्स फ्री एनर्जी डील्स विद नॉन एक्सपेंशन वर्क, तो हाउ गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू ईएमएफ ऑफ सेल, इस पर बात करेंगे।
जी, बात चल रही है कि हाउ गिव्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू ईएमएफ ऑफ सेल। तो इस तरह याद रख लें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट हो रही है किसी सेल के अंदर या किसी भी जो आपके पास वोल्टेज या गैल्वानिक सेल है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिलेटेड टू एन एफ एंड ई। एन एफ यहाँ पर वो कहता है कि ये करंट है और ई जो है वो ईएमएफ है। अच्छा, क्योंकि नॉन एक्सपेंशन वर्क है तो देखा यह गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन जो हो रहा है किसी सेल के अंदर, यानी कि केमिकल एनर्जी से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, वो इज इक्वल टू ड्रॉप इन गिव्स फ्री एनर्जी। जितना गिव्स फ्री एनर्जी में ड्रॉप आएगा केमिकल एनर्जी के तहत, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। इस बात को मिलाकर इक्वेशन 1 और 2 को मिलाकर माइनस डेल्टा जी नॉट, या फिर आप कह सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अच्छा, ये एक सुपरफिशियल सा रिजल्ट हो गया। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रिजल्ट निकालते हुए वो कहता है कि अगर चेंज इन ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, 3 नतीजे हैं, तो फिर ये होगा कि एन एफ ई बराबर है डेल्टा एच। जो एंथैल्पी चेंज होगा वही जो करंट और ईएमएफ का प्रोडक्ट है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके बराबर होगा। अगर ऐसे होगा कि करली ई ओवर करली टी, यानी कि चेंज इन ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, वो पॉजिटिव हो जाता है तो एन एफ ई ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव हो जाता है यानी कि ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो कम हो रही है, तो डेल्टा एच ज़्यादा हो जाएगा। सही होगा जी बात। इसी तरीके से आगे वो लिखता है एक और ख़ास बात, जिसमें वो कहता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ करली ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ पर अगर चेंज इन ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर 0 हो जाए तो फिर एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। सही है जी। इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी भी हमने देख लिया। इन टर्म्स ऑफ हमने बात कर ली एंथैल्पी की, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम भी हो सकते हैं, जो ये वाली एनर्जी है ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कम भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि चेंज इन ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या आ रहा है। इसके बाद चलते हैं ऑल इम्पॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन की तरफ। जी, तो नर्स्ट इक्वेशन की बात चल रही है। नर्स्ट इक्वेशन रिलेट करती है ईएमएफ ऑफ सेल को विद स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस स्पीशी, या फिर ये रिलेट कर रही है ई को ई नॉट के साथ माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये लें जरा, ये इक्वेशन बड़ी ख़ास इस तरह हो जाती है कि हमारे पास जो ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसका एक सेल 2 वोल्ट दे रहा है, या फिर हम कहते हैं जिंक कॉपर वाला डैनियल सेल वो 1.1 वोल्ट दे रहा है, तो वो जो 1.1 वोल्ट दे रहा है ना, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में दे रहा है, यानी कि उसकी ई नॉट की वैल्यू जो है वो आ रही है कितनी जनाब, वो आ रही है 1.1 वोल्ट। लेकिन अगर वहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, 1/4 हो जाती है, 1/5 हो जाती है, हाफ रह जाती है, वगैरह वगैरह, या फिर कैथोड और एनोड में आइंस का डिफरेंस है, जो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जिंक और कॉपर में तो आप देखें दोनों 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वहाँ पर तो वैल्यूज़ बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ बैलेंस ना हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक दे रहा हो, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, या एक की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, दूसरे की कंसंट्रेशन हाफ मोलर है, तो उस केस में ये इक्वेशन इस्तेमाल की जाएगी। और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप जवाब निकालेंगे। जब आप यहाँ पे लॉग देखें, ज़रा गौर करें कि ये लॉग जो है अगर ये वैल्यू ऐसी है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो तो log 1 0 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से आप आसानी ई नॉट की वैल्यू जो है वो ई के बराबर कर सकते हैं।
सही हो गई जी बात। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैल्यूज़ में चेंज आ सकता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है जी। नस्ट इक्वेशन वैसे याद कर लें, ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीशी के फॉर्म में भी काम करती है और ये जनरली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फॉर्म में भी काम करती है। इससे ज़्यादा इसकी फ़िलहाल हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपने इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। ये तो एक सवाल मुझे कभी पूछा गया था, उसके हवाले से मैंने बता दिया कि इस इक्वेशन से वो जवाब निकला था, लेकिन आपने इसे बिल्कुल प्राइम इंपॉर्टेंस या इवन लेस देन प्राइम इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी। एक इक्वेशन और इसी फॉर्म में ये पूछी जा सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। सही हो गई जी बात। चलें, आज का काम हमारा मुकम्मल हुआ और जैसा कि मैंने बताया कि हम 51 क्वेश्चंस 2015 में हल कर सकते थे इस हिस्से को लेकर। आप 2017 का पेपर, कल आपके पास संडे भी है, छुट्टी भी है, तो आपने जो पिछले एमसीक्यूज़ हैं जो पास पेपर के हैं उन्हें देखें और हमें लाजमी बताएं कि 17 के पेपर में आप इस हिस्से को इस्तेमाल करते हुए जो अभी तक हमने पढ़ा है या इसकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए कितने सवाल हल कर सकते थे। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।